हेलो गुड इवनिंग क्लास। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन का लेक्चर नंबर 2। गेट को थोड़ा सा क्लोज कर दो, थोड़ा सा बंद कर दो। आज उत्सर्जन का लेक्चर कितना है? गेट को थोड़ा सा बंद कर दो। लेक्चर है 2। चैप्टर हम पढ़ रहे थे उत्सर्जन। पिछली क्लास में हम उत्सर्जन के बारे में पढ़े हैं और ये सबका नोट्स टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पहले मतलब जिस दिन पहला क्लास अपलोड हुआ था, मतलब कल ही डाल दिया गया था, ठीक ना। उसका पहले नोट्स रेडी था, इसीलिए हम डाल दिए। हालांकि मैं नोट्स को देता हूँ सब जब खत्म होता नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा अब कि नोट्स पहले देने का कोशिश करूंगा, पर होता नहीं होता। जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे नोट्स बनाते जाते, पढ़ाते जाते, नोट्स बनाते जाते, तो अंतिम में नोट्स देने में अच्छा लगता है और थोड़ा सा नोट्स और पढ़ाने का तरीका दोनों मैच करता है। ये चीज होता है, इसीलिए देते सबसे लास्ट में, ठीक ना। हो सकता है लास्ट में मिले या स्टार्टिंग में मिलेगा, पर नोट्स मिलेगा जरूर, ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़े थे? सबसे पहले उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? तो खराब पदार्थ को बाहर निकालना, मतलब उत्सर्जी पदार्थ का बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो उत्सर्जी पदार्थ मतलब शरीर के खराब पदार्थ, जैसे में यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, अमोनिया, नमक, ये सब भी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। अच्छा, इस पदार्थ को बाहर कब निकालता? तो याद रखना उत्सर्जी अंग। क्या? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग कौन कौन है? तो याद रखना त्वचा, त्वचा, फेफड़ा, किडनी, फेफड़ा, किडनी और लीवर, ठीक ना। ये है सब, ठीक। अच्छा, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जित अंग भी पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे जंतु में उत्सर्जन, जंतु में उत्सर्जन। तो भैया याद रखना, जंतु के एकोशिकीय जीव में, एकोशिकीय जीव में विसरण द्वारा होता है और बहुकोशिकीय में उत्सर्जी अंग के द्वारा, उत्सर्जी अंग के द्वारा, ठीक है। जिसमें से अब हम पढ़ेंगे मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन है। तो मनुष्य का उत्सर्जी सबको पता है भैया, क्या है? ब्रीक। ब्रीक बोले तो किडनी, ब्रीक बोले तो किडनी। और किडनी का तुम सबको हम डायग्राम भी अच्छे से पार दिए। हालांकि मेरा बोर्ड्स का डायग्राम और जो नोट्स में डायग्राम थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि मैं जल्दी उतना अच्छा से ड्राइंग नहीं जानता हूँ। झूठ के मैं नहीं बोलूंगा कि भैया ड्राइंग जानते हैं, लेकिन हाँ बोर्ड पर अच्छा से बनाते हैं, हर बार बनाते जाते हैं, तो ये हैबिट हो गया बनाने का। लेकिन कभी कॉपी पेन पर ज्यादा हम नहीं बनाते हैं, बोर्ड पर ज्यादा बनाते हैं। हर बार पढ़ाते हैं तो बना ही देते हैं, इसीलिए यहाँ पर अच्छा बनता है और नोट्स में थोड़ा सा मतलब चाहते तो भैया कहीं से आप फोटो कहीं से गूगल पे जाके मांग लेते किडनी का चित्र और डायरेक्ट कर सकते, पर सोचे कि ना खुद से बनाते ताकि बच्चा मिलेगा। लेकिन हाँ याद रखना, मेरा थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन तुम सब उसको बेहतरीन बना सकते हो, बेहतरीन उसको और अच्छे से कर सकते हो। मुझसे जितना प्रयास हुआ वो नोट्स में डायग्राम बनाने का बनाए हैं खूब अच्छे से। अगर वो उस तरीके से भी तुम सब बना दोगे तो तुमको 5 नंबर मिल ही जाएगा, डायग्राम का तुमको पूरा नंबर मिलेगा। अगर तुमको और अच्छे से बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से बना सकते हो, ठीक है, ठीक नहीं। तो ब्रिक क्या है? तो भैया ये जानवे कर, तो तुम सब चित्र उत्र देखे थे। अच्छा, ब्रिक किससे मिला? तो भैया छोटे छोटे कोशिका से, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? नेफ्रॉन। एक मिनट रुक जाओ, आवाज जाता होगा। ब्रिक किससे मिला है? छोटे छोटे कोशिका, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन के बारे में हम आज की क्लास में क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास को रिवीजन भी हो गया। ये छोटा सा शॉर्ट नोट्स था, जो कि कल की क्लास में भी लास्ट में हम दिखा दिए थे, और आज की क्लास में भी थोड़ा सा हम कर दिए। ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिवीजन यहीं से करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो नेफ्रॉन। कल की क्लास में हम नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा लिखे थे। ये ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक है। मतलब नेफ्रॉन से ही क्या बना था? किडनी। और यही उसका मतलब नेफ्रॉन ही क्या करता? किडनी का जो काम होता है, किडनी का काम क्या है? खून सफा करना। तो रियल में सफा कौन कौन करता है? तो याद रखना, नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। अब थोड़ा सा नेफ्रॉन का चित्र देख लेते हैं। यही लास्ट था कल के क्लास में, चित्र ही। तो याद रखना, ध्यान से चित्र देखना। मेरा बोर्ड पर अच्छा चित्र होता है, पर कॉपी में थोड़ा सा अच्छा
ध्यान से देखना डायग्राम। ये डायग्राम को मैं फिर से बनाऊंगा ऊपर, क्योंकि नीचे तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन और थोड़ा सा क्या करना हमको, ऊपर बनाना है। कोई बात नहीं, फिर से तुम सब देख लेना कैसे बनाना। सबसे पहले नंबर एक ऐसे दे देना, यू आकार ऐसे, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा ऐसे, ऐसे। कौन है रे? देखो तो कौन हल्ला कर रहा है, शोर मचा रहा है बाहर में। भाई अब तो बन ही नहीं रहा पहले जैसा। डायग्राम को अच्छे से सीखो बाबू, ताकि तुम्हारे एग्जाम में बना सको तुम भी। इतना देर तो मेरे को डायग्राम बनाने में नहीं लगा। जितना अच्छा से बनाने का कोशिश करेंगे उतना ही खराब बनेगा, इसीलिए जैसा भी बन रहा है ठीक ही है। क्या ही मैं करूं, सोच रहे हैं बहुत बेहतर बनाने का, पर आखिर मेरा हो क्या रहा है भैया। क्या यहाँ तक दिखाई पड़ रही है? थोड़ा सा मैं देख लूं। जी हाँ, यहाँ तक दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा नीचे यू आकार का ऐसे है, जो नीचे वाला नली तुम सबको दिखाई नहीं पड़ रहा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना? ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा नेफ्रॉन का क्या है भैया, चित्र। अगर तुम उसको और शॉर्ट में बनाना तो ये छोटा सा यहाँ पर भी बना देते हैं। कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार है नेफ्रॉन का चित्र। रियल में ऐसे ही होता है। याद रखना, ये नेफ्रॉन क्या है, तो याद रखना कोशिका। क्या नेफ्रॉन है, क्या है? कोशिका। मतलब ये जो दिख रहा है वो क्या है, कोशिका है। ऐसे ही होता है, कैसा? तो भैया जब बढ़िया से किडनी को काट कर उसको जूम करके देखोगे तो छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना था, वो कोशिका का नाम क्या है, नेफ्रॉन। और वो ऐसे ही रहता, ठीक है। इसको और चाहो तो छोटा कर सकते हो थोड़ा सा, ये हमको ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, डांग वांग नियर। बहुत छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे करके नली रहता है, ऐसे, ठीक है, नली। ठीक है, इसको बोलते हैं अधिरोही, सॉरी,
अभिबाही बाही धमनी, इसको क्या बोलते हैं? अभिबाही धमनी। ये जो नस है उसको हम सब बोलते हैं अभिबाही धमनी, और इधर पर इस तरफ वाला जो नस है इसको बोलते हैं अपबाही धमनी। क्या बोलते हैं? अपबाही धमनी। यह अभिबाही धमनी है, ये अपबाही धमनी। और यहाँ पर जो गुच्छा की तरह दिख रहा है उसको बोलते हैं ग्लेमोरुलस। ठीक नहीं? और यहाँ पर जो रिंच की तरह संरचना दिख रहा है ऐसे करके, ऐसे वाला, ऐसे संरचना दिख रहा है, उसको हम सब बोलते हैं बोमेन संपुट। ये वाला बोमेन संपुट। ठीक ना? पहले ये बताओ, ऐसे रिंच वाला जो आकार है उसको क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। और वो बोमेन के संपुट के गुच्छा के तरह आकार दिखता है, जिसको बोलते हैं ग्लेमोरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लेमोरुलस। ठीक है? और ग्लेमोरुलस के पहली सिरा को जो बोलते हैं अभिबाही धमनी, और निकलने वाले सिरा को क्या बोलते हैं? अपबाही धमनी। क्लियर? मतलब अभी 4 नाम दिए, 1 2 3 4। अपबाही धमनी, सॉरी, अभिबाही धमनी, अपबाही धमनी। ठीक है? ग्लेमोरुलस और बोमेन संपुट। और इसको बोलते हैं अवरोही चाप। अवरोही चाप। यहाँ पे ये वाला भाग को बोलते हैं अवरोही चाप। ठीक है? और यहाँ पे जो नीचे में ऐसे करके यू आकार का दिख रहा है ना, ऐसे करके, ऐसे वाला, इसको यहाँ पे ये है हेलेना चाप। क्या है? हेलेना की चाप। ठीक ना? और इस तरफ वाला को इसको बोलते हैं, ये वाला जो है इसको अधिरोही चाप। क्या बोलते हैं? अधिरोही चाप। ठीक है? और ये वाला जो पाइप है वो है संग्राहक नली। संग्राहक नली। क्लियर? ये डायग्राम तुम जब बनाओगे तुम्हें 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक? क्लियर? ये तुम्हारा नेफ्रॉन का चित्र है। हालांकि तुम सब और बेहतर बना सकते हो तो बनाना, मेरा थोड़ा सा मतलब बुक में तो तुम्हारा ऐसे ला, तो बुक देखो, तुम्हारा बुक की तरह हम नहीं बना सकते बाबू। देखो बुक में ऐसा ही, यहाँ पे बुक में तुम्हारा ऐसा ही है ना, सेम टू सेम कट टू पेस्ट ऐसे ही तुमको बना देना है, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्लियर? समझ में आ रखना है? तो क्या तुम्हें नेफ्रॉन का चित्र समझ में आया? सबसे पहले नंबर भैया, नेफ्रॉन के जो ऊपर में एक ऐसे नली गया रहता है उसको बोलते हैं अभिबाही, और उधर जो निकलता है अपबाही। अब बीच में से गुच्छा की तरह जिसको बोलते हैं ग्लेमोरुलस। ठीक ना? ये तुम्हारा बोमेन संपुट। बोमेन संपुट जब आगे निकलता है ऐसे निकलता है, इसको बोलते हैं अवरोही चाप। और यहाँ के जस्ट इधर वाला बोलते हैं अधिरोही चाप। और इन दोनों के बीच में जो यू आकार है उसे बोलते हैं हेलेना की चाप। और ये जो नली है उसको बोलते हैं संग्राहक नली। ठीक ना? चलो भैया, अब देख, ये नेफ्रॉन करता क्या था? यही है जो खून को साफ करता है। यहाँ पर देख रहा है कि अभिबाही धमनी है। क्या है? अभिबाही धमनी, यानी कि इसी के द्वारा जो खराब खून है अंदर जाता है। कौन खून? अब तुम सबको लग रहा होगा सर जी खराब का दिया, धमनी नहीं सिरा रहता उन्हें धमनी, लेकिन नहीं, इसका दोनों का नाम क्या है? यही है। कंफ्यूजन नहीं होना, यही है। अब इसके द्वारा क्या जाता है? खराब खून। खून में क्या मिलल रहता है? तो याद रखना, खून में 2 चीज मिलल रहता है। एक तो रहता शुद्ध पदार्थ, एक रहता अशुद्ध पदार्थ। अब यहां से खून जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो ग्लेमोरुलस। क्या है? ग्लेमोरुलस। ये क्या करता? फिल्ट्रेशन। क्या करता? तो याद रखना, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन बोले तो खून को सफा। ग्लेमोरुलस क्या करता है? जितने भी अशुद्ध पदार्थ है उसको क्या कर लेता है? छान लेता है। खराब खून इसके द्वारा गया, जितना भी खराब चीज है उसको क्या करेगा? छान लेगा, और बाकी बात अच्छा खून को आराम से अपवाही धमनी के द्वारा वो जाने देगा, और सभी खराब को निकाल कर क्या देगा? बोमेन संपुट को। अब बोमेन संपुट के द्वारा, इस द्वारा नली के द्वारा अपना चला जाता है। मतलब यहाँ पर मेन जो है वो कौन है? ग्लेमोरुलस। यही है जो फिल्ट्रेशन करता है, मतलब सफा करता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर देखो अभिबाही धमनी जो है वो थोड़ा सा मोटा है, और अपवाही धमनी थोड़ा सा क्या है? पतला है। तो खून ज्यादा स्पीड में नहीं निकलने के लिए उन्हें जगह नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर जो होता है ग्लेमोरुलस पर दबाव ज्यादा बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो एक रूम है, हॉल है, और हम बहुत सारा बच्चा भरा हुआ है। ठीक ना? आने के मतलब मान लो कि, चलो यहाँ पर हम बताते हैं, ये मान लो कोई कमरा है कमरा। इस कमरे में इतना बड़ा राह है जिससे अंदर आ सकता है।
अंदर मतलब ऐसे कोई आदमी आ सकता है, आदमी आ रहा है ऐसे दिया, ठीक ना। लेकिन निकलने के लिए बस इतना छोटा सा रहने दो, क्या करो छोटा सा। बताओ अंदर में कहाँ कुछ हो जाएगा कि नहीं, भीड़ बढ़ जाएगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि आने के लिए जगह बहुत है लेकिन निकलने के लिए जगह ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर दबाव ज्यादा हो जाएगा। जैसे पानी ही देखो, ऊपर से ज्यादा पानी निकल रहा है कम, तो इसलिए पाइप उप क्या हो जाएगा तुम्हारा, फट जाएगा या बांध उन क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो सेम उसी तरह यहाँ से खून ज्यादा जाता है, लेकिन अबवाही चाप धमनी जो होता है वो उसका व्यास मतलब वो बहुत पतला होता है, जिसके कारण यहाँ पर दबाव बन जाता है। और ये जो ग्लेमोरुलस है अशुद्ध पदार्थ को छानता ही है, लेकिन कुछ मतलब बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कुछ अच्छे पदार्थ को भी छान लेता है, जैसे ग्लूकोज को भी क्या कर लेता है, छान लेता है। एमिनो अम्ल को भी क्या कर लेता है, छान लेता है। एमिनो अम्ल याद है, एमिनो अम्ल कहाँ से बना था, याद रखना, प्रोटीन टूटा था किसमें बना था, एमिनो अम्ल में। तो ये सबको भी क्या कर लेता है, छान लेता है। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए क्या है, काम लायक है, तो इसीलिए इसको फिर क्या करना, वापस करना है। तो इसीलिए यहाँ पर बोमेन संपुट में वो छोटे छोटे क्या था, कोशिका, ये समय क्या रहता है, कोशिका, यहाँ सब में क्या रहता है, कोशिका। जो कोशिका क्या कर देता है, जो कोशिका क्या कर देता है, जो शुद्ध पदार्थ को कौन, ग्लेमोरुलस क्या कर लेता है, छान लेता है। ये दोनों को छान लिया, मतलब सबसे ज्यादा अशुद्ध को छानता है, लेकिन दबाव ज्यादा होने के कारण क्या करता है, शुद्ध को भी छान लेता है। तो वो शुद्ध ऐसे ये निकलने लगता है, लेकिन यहाँ पर बोमेन संपुट में क्या होता है, कोशिका, वो कोशिका क्या कर लेता है, पुनः पुनः ये सबको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अच्छे पदार्थ को अवशोषित कर कर अफवाही धमनी मतलब इधर जाकर ब्लड में जाकर मिला देगा, तुम आराम से क्या करो, जयते रहो, ठीक है। अब बाकी बात अवरोही चाप के द्वारा ऐसे दिया जयते रहेगा। और ये तुम्हारा संग्राहक नली, क्या है, संग्राहक नली, इसके द्वारा सब खराब पदार्थ जाएगा और यहाँ पर रहेगा तुम्हारा मूत्राशय, क्या रहेगा, मूत्राशय थैली में जाकर स्टोर करते हैं, ठीक ना। और ये जो छोटा छोटा पाइप है, इसमें दूसरा का नेफ्रॉन जुटा रहता है, कम से कम बोले थे ना, एक किडनी के अंदर में 10 लाख नेफ्रॉन रहता है। कितना लाख, 10 लाख। तो यही संग्राहक नली में क्या करता, सब जुड़ा हुआ रहता है, सब संग्राहक नली में क्या रहता, जुड़ा हुआ रहता है। और जुड़ कर क्या करता है, खून का सफा करता है। तो कितने लोग नेफ्रॉन के बारे में समझ गए। तो भैया ये है नेफ्रॉन का चित्र जो तुमको 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। अच्छा, ये है नेफ्रॉन का चित्र, नेफ्रॉन की संरचना पूछेगा तो लिख देना तुमको, नेफ्रॉन क्या है, किडनी के संरचना, तो नेफ्रॉन की संरचना पूछेगा, संरचना। देखो चित्र बोलेगा तो खाली पारना है, लेकिन संरचना बोलेगा तो लिखना है, बस क्या करना है, लिखना है। नेफ्रॉन क्या है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है, जिसके एक रिंच के आकार का, यू आकार के या रिंच के आकार का आकृति दिखता है, जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। और बोमेन संपुट के ऊपर में जो रहता है गुच्छे के समान एक नस दिखाई पड़ता है, जिसको ग्लेमोरुलस कहते हैं, जिसके पहली सिरा को क्या बोलते हैं, अविवाही धमनी, या दूसरी सिरा को क्या बोलते हैं, अपवाही धमनी। चाहे ये सब नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, रिंच के समान का एक आकार जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन संपुट के ऊपर में एक गुच्छा के समान होता है, जिसका क्या बोलते हैं, ग्लेमोरुलस। फिर बोमेन संपुट आगे की ओर जाता है, जिसे यहाँ पर क्या बोले, अवरोही चाप ने था, क्या था, अब रोही चाप आगे क्यों निकलता है, जैसे अवरोही चाप निकलता, फिर यू अवरोही चाप, फिर आगे और निकलता था अधिरोही चाप। अधिरोही चाप और अवरोही चाप के बीच में यू आकार का नली होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेनेला की चाप, क्या बोलते हैं, हेनेला की चाप। और ये संग्राहक नली में जाकर क्या करता, जुड़ जाता, क्या करता, जुड़ जाता। इतना डिटेल में नहीं, हालांकि अभी तक क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या किए, बता दिए। तुम्हारा नोट्स में भी ये क्या है, अच्छे से लिखा हुआ है, नोट्स में भी तुम्हारे अच्छे से लिखा हो, जाओ डिस्क्रिप्शन पे, चैनल पे जाओ, ऐसे टेलीग्राम में जाओ और इसका अच्छा अति आराम से क्या करो, कर लो, ठीक ना। अब ये हो गया तुम्हारा नेफ्रॉन के बारे में। अच्छा, अब यहाँ से तुम्हारा काम, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तुमसे वो वृक्क का कार्य, वृक्क का कार्य, वृक्क का कार्य, या तो पूछेगा नेफ्रॉन का कार्य, नेफ्रॉन का कार्य। तो भैया जो कार्य नेफ्रॉन करता है वही वृक्क करता है। अरे वृक्क के अंदर में नेफ्रॉन करता है, मतलब वृक्क का कार्य या नेफ्रॉन का कार्य पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, दोनों का एक ही काम है, याद रखना भैया, मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना, ये दोनों का एक ही काम है। किसका काम भैया, मूत्र का निर्माण करना। मतलब किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करके मूत्र का निर्माण करना। तो भैया वृक्क 5 नंबर में, कितना नंबर में पूछा, 5 नंबर में, कितना नंबर में, 5 नंबर में। ये नेफ्रॉन का कार्य या तो वृक्क का कार्य। वृक्क का कार्य लिखेगा, सबसे पहले लिखेगा वृक्क का मुख्य कार्य है मूत्र का निर्माण करना, जो ये 3 स्टेप में पूरा करता है, 3 चरणों में। पहले तो भैया होता ग्लेमो रूलर फिल्ट्रेशन, ग्लेमोरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा ट्यूबुलर ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, पुनर्अवशोषण।
अब्जॉर्प्शन। उसके बाद ट्यूबुलर स्त्रवन, ट्यूबुलर स्त्रवन, तुमको नोट्स में भी लिखा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। ये 5 नंबर में पूछा जाता है और तुमको ये नोट्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बिरिक का कार्य क्या है तो याद रखना, मूत्र का कितने स्टेप में करता है? 3 स्टेप में। कितने स्टेप में? 3 स्टेप। पहला है फिल्ट्रेशन, पुनर्अवशोषण, स्त्रवन। ये सब नहीं भी याद रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बोलना फिल्ट्रेशन, पुनर्अवशोषण, स्त्रवन। सिंपल जानता भैया। ग्लेमोर पहले लिखेगा, ग्लेमोरुलस फिल्ट्रेशन में क्या लिखेगा? तो नेफ्रॉन के ऊपर में एक संरचना पाई जाती है जिसे गुच्छा की तरह, चलनी की तरह, या एक संरचना पाई जाती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह अशुद्ध पदार्थों को क्या कर लेता है? छान लेता है। अशुद्ध पदार्थों का क्या कर लेता है? छान लेता है। लेकिन थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पर अभिवाही चाप, सॉरी अभिवाही धमनी, और अभिवाही धमनी का व्यास क्या था? ज्यादा, मतलब ये मोटा था ज्यादा, व्यास ज्यादा मतलब मोटा ज्यादा, और अपवाही धमनी का व्यास क्या था? थोड़ा सा कम, पतला होता, मतलब क्या था? ये मोटा होता, ये पतला था, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता? दबाव बन जाता है। इसीलिए ग्लेमोरुलस क्या कर देता? शुद्ध पदार्थों को भी क्या कर लेता? छान लेता है। उसके बाद फिर पुनर्अवशोषण में लिखना है कि भैया ग्लेमोरुलस के द्वारा जो कम मात्रा में शुद्ध पदार्थ को छाना गया है उसे कोशिकाओं के द्वारा पुनर्अवशोषण करके क्या किया जाता है? अभिवाही धमनी में भेज दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद खराब पदार्थ संग्राहक नली के द्वारा क्या करता? मूत्राशय में क्या जाता? संग्रह हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता, स्टोर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे तुमको हम नोट्स में भी क्या किए हैं, देखो लिख दिए। यहाँ पे नोट्स में भी क्या लिखे हैं? लिख दिए। यहाँ पे देखो क्या है, बिरिक कैसे कार्य करता है, या बिरिक का कार्य या नेफ्रॉन का कार्य, जो भी तुमसे पूछेगा बता देना। तो बिरिक का मुख्य कार्य है मूत्र का निर्माण करना, और यह बिरिक 3 चरणों में पूर्ण करता है। पहला ग्लेमोरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लेमोरुलस एक छन्ना की तरह कार्य करता है जो रक्त में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ को छानता है, लेकिन अभिवाही धमनी का व्यास मतलब मोटा ज्यादा और अपवाही धमनी पतला होने के कारण यहाँ पर क्या करता है? ग्लेमोरुलस कुछ शुद्ध पदार्थों को भी क्या कर लेता है? छान लेता है। फिर अब दूसरा में ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। जब ग्लेमोरुलस के द्वारा शुद्ध पदार्थों को छान लिया जाता है तो उसे पुनः कोशिकाओं की मदद से पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। लिख दिए। फिर ट्यूबुलर स्त्रवन में अब फिल्ट्रेशन हुए पदार्थों को ब्लाडर मूत्र कहा जाता है, मतलब जो यहाँ पर जो सफा हो गया, जो सफा तो शुद्ध तो चल गया, अब खराब पदार्थ जो नीचे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? ब्लडर मूत्र। क्या बोलेगा? ब्लडर मूत्र। ब्लडर मूत्र। क्या इसको क्या बोलते हैं? ब्लडर मूत्र। अब ये ब्लडर मूत्र देखो यहाँ पर लिखा हुआ, जो संग्राहक नली के द्वारा मूत्राशय में जाकर क्या आता? जमा आ जाता, और समय समय आने पर इसे बाहर फिर निकाल दिया जाता। पेशाब के रास्ते हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं इसको। हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? तो भैया ये था तुम्हारा नेफ्रॉन का चित्र, नेफ्रॉन या बिरिक का कार्य। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा, मूत्र का निर्माण। क्या पूछेगा? मूत्र का निर्माण। क्या पूछेगा तुमसे? मूत्र का निर्माण। बाबू मेरे, बिरिक का काम क्या है? मूत्र का निर्माण। तो तुमसे मूत्र का निर्माण भी कितना नंबर में पूछेगा क्वेश्चन? 5 नंबर में। तो भैया मूत्र का निर्माण बिरिक के द्वारा होता है, जो 3 चरणों में पूरा करता है। बस वही लिखना है, मूत्र का निर्माण कौन करता है? बिरिक। तो यहाँ पर लिखना है, ऐसे देकर कोमा दे देना है भैया। बिरिक, मूत्र का निर्माण बिरिक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बिरिक के द्वारा, जो 3 चरणों में पूर्ण करता है। ग्लेमोरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर स्त्रवन। कुछ करना ही नहीं, फिर यही वाला हम क्या करते हैं? छाप देंगे। अगर नेफ्रॉन का चित्र पूछेगा तो भैया ये वाला बना देना है। खाली थोड़ा सा फोकस लगा के अच्छे से याद रखो। नेफ्रॉन का चित्र में भैया हल्का सा फिर से पार देते हैं, अगर तुम सब बोलते हो तो फिर से बना देते हैं। करना कुछ नहीं भैया, ऐसे करके एक रिंच बना देना है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। मेरे साथ बोलते जाओ, क्या बोलेंगे? बोमेन संपुट। ठीक है। ये बोमेन संपुट आगे की ओर ऐसे करके जब घूमता है तो इसको क्या बोलते हैं? अभी क्या बोलते रहे? अवरोही चाप। अवरोही चाप। ठीक है। देखो क्या बोलते हैं? अवरोही। नाम याद करने में तुमको कहाँ दिक्कत होगा? पहले ये बताओ, रिंच वाला बोमेन संपुट याद हुआ, फिर आगे निकला ये अवरोही चाप, और ये जो मोटका दिख रहा है इसको बोलेंगे अधिरोही चाप। अधिरोही चाप।
और इन दोनों के बीच में जो यू आकार कैसे नली है जो पतला है, इसको बोलते हैं हेनेला का चाप। हेनेला का चाप, हेनेला का चाप। क्लियर भैया? कुछ नहीं, रिंच वाला बोमेन संपुट, अवरोही चाप, अधिरोही चाप, हेनेला चाप, बस। और इसके बीच में ऐसे करके गुच्छा नियर बना था जिसको बोलते हैं ग्लेमोरुलस, ग्लेमोरुलर। अच्छा, इधर वाला जो नस होता है इसको क्या बोलते हैं? अभिबाही, अभिबाही धमनी। दोनों धमनी है, ये भी क्या है? धमनी है, लेकिन ये है अपबाही धमनी, अपबाही धमनी। बस अंतर क्या है? अभिबाही, अपबाही, अभिबाही, अपबाही। उसके बाद ग्लेमोरुलस, बोमेन, अभिरोही चाप, अवरोही चाप, अधिरोही चाप, अवरोही चाप, अधिरोही चाप। ये दोनों के बीच में जो है हेलेना चाप, और इसको बोलते हैं संग्राहल, संग्राहक नली, संग्राहक नली। जस्ट तुमको अगर जस्ट इमेजिन करो, आंख मूंद के बढ़िया से याद कर लो, रिंच के जो दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? बोमेन संपुट। ओकर अच्छा जो गुच्छवा है उसको बोलेंगे ग्लेमोरुलस। ग्लेमोरुलस जो नलिया था उसको अब अभिबाही धमनी, अभिबाही धमनी, और जो निकलता है उसे अपबाही धमनी, ठीक है। फिर इधर आके जो गुरेगा उसको अवरोही चाप, इधर अधरोही चाप, बीच में हेनेला चाप, संग्राहक नली। क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेफ्रॉन या बीरी का कार्य या मूत्र का कार्य क्या है? तो भैया मूत्र का निर्माण करना, जो 3 स्टेप में पूर्ण होता है। पहले होता है भैया फिल्ट्रेशन, ग्लेमोरुलस खराब पदार्थ को छान लेता है, लेकिन यहाँ पर कौन चाप? अब अभिबाही धमनी और अपबाही धमनी। अभिबाही धमनी मोटा होता है, ये थोड़ा पतला होता है, इसीलिए यहाँ पर ग्लेमोरुलस में क्या होता है? दबाव ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लेमोरुलस क्या करता है? कुछ अच्छे पदार्थ को छान लेता है, जो कि यहाँ पर बोमेन संपुट में कोशिका होती है वो क्या कर देता है? छान कर ले लेता है बाहर। और फिर जो बचा खरा पदार्थ उसको बोलते हैं ब्लडर मूत्र, जो कि मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? चलो भैया, ये भी तुम्हारा काम हो गया खत्म। अब पढ़ेंगे डायलिसिस। क्या पढ़ेंगे? डायलिसिस। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। क्या पढ़ेंगे हम? डायलिसिस। हालांकि डायलिसिस क्या है तो भैया रुको न जरा 1 मिनट। इसके बारे में पढ़ेंगे, डायलिसिस के बारे में। देख भैया, ये डायलिसिस जो है ना, यह एक मशीन है। क्या देखना क्या है? अब तुम सब सोच रहे सर जी उधर से देखें क्या करके, पता है क्या की? देखो तुम सबको दिखाते हैं, यहाँ पर मैच चल रहा था, आरसीबी का 3:30 बजे है मैच, और इसीलिए थोड़ा सा देख रहे थे कि स्कोर आखिर हुआ क्या, उसी को देखने के लिए गए थे, चला रहे थे भैया देख लेते स्कोर क्या। हालांकि पूरा मैच में पूरा पागल नहीं, पर थोड़ा सा 3:30 बजे का थोड़ा सा देख लीजिए, बैटिंग किसका जरिए देख लेते हैं, बाकी तो खत्म, ठीक है। और बाकी बात ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो भैया डायलिसिस ये क्या है? मशीन। कौन सा मशीन है? तो जब किडनी उडनी खराब हो जाता है ना बाबू, जब किडनी उडनी खराब हो जाएगा तो यही डायलिसिस मशीन लगाया जाता है, जो किडनी की तरह क्या करता था? कार्य करा जाता है। मतलब ये भी क्या करता? खून को सफा करता है, यानी कि इसे कृत्रिम वृक्क कहा जाता है। कृत्रिम वृक्क मतलब वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया किडनी, वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया किडनी कहते हैं, जो क्या करता? खून को साफ करता है। क्या करता? खून को साफ करता है। जैसे किडनी खून को साफ करता है ना, उसी तरह से डायलिसिस मशीन में क्या करता? साफ करता है, ठीक है। अगर पूछेगा डायलिसिस क्या है, तो इसे कृत्रिम वृक्क कहा जाता है, जो किडनी के खराब होने के बाद क्या करता है? मनुष्य में लगाया जाता है, जो कि खून को सफा करता है, ठीक है। अच्छा, डायलिसिस मशीन में एगो थैली होता है, क्या होता है? ऐसे थैली, ऐसे थैली, जिसको हम बोलते हैं डायलाइजर। डायलाइजर। इसके अंदर में एक द्रव्य होता है, क्या होता है? द्रव्य। उस द्रव्य का नाम क्या है? डायलाइसेट। डायलाइसेट। क्या भैया? डायलाइसेट। तो तुमसे पूछा जाएगा डायलिसिस क्या है, तो यह एक क्या है? कृत्रिम वृक्क है। जहां बोल देना डायरेक्ट कि सर जी का है भैया? मशीन है। क्या है? मशीन है, जो किडनी के खराब होने के बाद लगाया जाता है। ये भी किडनी की तरह खून को क्या करता है? साफ करता है। इसके अंदर में एक थैली होता है जिसे डायलाइजर कहते हैं, और थैली के अंदर में द्रव होता है जिसे हम डायलाइसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलाइसेट। बस यही चीज तो तुमको पढ़ना था, बाकी बात कुछ है ही नहीं। चैप्टर फिर से बोलो, डायलिसिस क्या है सर जी? मशीन है। कौन मशीन है सर जी? कृत्रिम वृक्क, मतलब किडनी के खराब होने पर क्या
डायलिसिस क्या सर जी? एक मशीन है जो किडनी के खराब होने पर मनुष्य में क्या करते लगा जाता है, और ये क्या काम करता है? तो याद रखना, खून को सफा। इसके अंदर में एक थैली होता है जिसे डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर के अंदर में एक द्रव होता है जैसे डायलाइसेट कहते हैं। डायलाइसेट कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलाइसेट कहते हैं, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे पौधों में, पौधों में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन। देखो पौधों में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता। सबसे पहला बात, उत्सर्जी अंग नहीं होता। तो उसमें उत्सर्जन कैसे होता है? याद रखना, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। मतलब उसका अगर खराब पदार्थ हुआ तो जहां तहीं से क्या जाएगा? निकल जाएगा। लेकिन इसका दो जगह है विसरण, कहाँ कहाँ से होता है? तो याद रखना, एक होता है रंध्र के द्वारा, एक होता है बात रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के बारे में पढ़ा था भैया। पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसके द्वारा क्या करता है? ये गैस का क्या करता है? आदान प्रदान। गैस का क्या करता है? आदान प्रदान। प्लस में बाष्प भी इसी के द्वारा क्या करता है? निकलता है। पढ़ा होगा, बाष्प भी इसी के द्वारा निकलता है। लेकिन ये बात रंध्र क्या है? तो पेड़ पौधा देखा है, मोटका मोटका छाल के बीच में दरार, इसे पेड़ रहा, पेड़ के ऊपर में वो छाल रहता है, छाल रहता है, और छाल फटल फटल रहेगा। तो छाल के बीच में जो फटल दरिया रहता है उसी को बोलते हैं बात्र रंध्र। क्या बोलते हैं? बात रंध्र। तो इसके द्वारा भी क्या करता है? पेड़ पौधा अपना अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। जैसे कि तुम सब कभी देखा होगा, गोंद निकलता है, जिससे ना लट्ठा की तरह वो निकल जाता है। पेड़ पौधा में देखते हैं लट्ठा की तरह निकल जाता है। वो लट्ठा नहीं है, वो पेड़ पौधा का कुछ है अवशिष्ट पदार्थ, मतलब उत्सर्जी पदार्थ। क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। क्लियर? समझ में आ रखना है। तो यही बात रंध्र के द्वारा क्या निकाला जाता है? उत्सर्जी पदार्थ। अब यहाँ से तुमसे कुछ नोट्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि भैया अच्छा उत्सर्जी पदार्थ कौन कितने होता है? भैया 3 गो। एक होता लेनिन, एक होता रेजिन, एक होता गोंद, एक होता लैटेक्स। क्या होता? लैटेक्स। ठीक है। ये 4 गो उत्सर्जी पदार्थ होता है जो पेड़ पौधा से निकलता है। जैसे गोंद किसे निकलता है? तो बबूल का पेड़ देखा है, बबूल से कुछ निकलेगा गोंद, देखता नहीं लट्ठा की तरह दिखता है। अच्छा पीपल देखा, पीपल, पीपल से दूध की तरह निकलेगा, उज्जर उज्जर। जब पत्ता उत्ता तोड़ेगा चाहे उसके छाल पर मारेगा ऐसे डंडा ले तो दूध निकलेगा। तो वो दूध कौन है? अवशिष्ट पदार्थ। उसका कौन है? तो याद रखना, अवशिष्ट पदार्थ मतलब उत्सर्जी पदार्थ। क्या बोले तो? उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइटेक्स। क्या बोलते हैं? लाइटेक्स। तो तुम्हें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताओ बबूल से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता था? याद रखना गोंद। क्या? गोंद। अच्छा पीपल से तो याद रखना लाइटेक्स। क्या आता? लाइटेक्स। जो दूधिया कलर करेगा उसे क्या बोलते हैं? लाइटेक्स। और जो काला तरह से रहेगा, जो गोंद की तरह रहेगा, लटलट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? गोंद ही। ठीक है। अच्छा एगो कनेरा होता है। क्या था? कनेरा। कनेर, कनेर पादप है, उससे भी क्या निकलता है? लाइटेक्स। क्या निकलता है? लाइटेक्स। तुम्हारा नोट्स में हम क्या किए हैं? लिख भी दिए हैं, देख लो भैया, लास्ट में तुम्हारा सबसे अंतिम में यही नोट्स में लिखा होगा। ठीक है। जैसे बबूल का, चाय का पेड़ से, चाय जो होता है चाय का पौधा होता है, चाय का क्या होता है? चाय पत्ती का पौधा है। चाय से निकलता है टेनिन। क्या निकलता है? क्या निकलता है? टेनिन। देख ले भैया। वो चीड़ का पौधा था। क्या? चीड़। चीड़ से निकलता है रेजिन का। किससे निकलता है? रेजिन। मतलब चीड़ पौधा से कौन सा? रेजिन। रेजिन उत्सर्जी पदार्थ। कौन? रेजिन उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो भैया ये तुम्हारा नोट्स में याद रखना, बबूल से गोंद, चाय से टेनिन, चीड़ से रेजिन, पीपल से लाइटेक्स, कनेरा से लाइटेक्स। मतलब पीपल जरा जहां से दूधिया निकाला उसको क्या बोलेंगे? लाइटेक्स। बबूल से गोंद, चाय से टेनिन, चीड़ से रेजिन। ये तुमसे पूछेगा। अच्छा बताओ पेड़ पौधे में उत्सर्जन कैसे होता था? विसरण के द्वारा। अब विसरण कहाँ से होता? तो 2 जगह से विसरण, 2 जगह, या तो रंध्र या तो बात रंध्र। रंध्र या तो बात रंध्र। आई दोनों से कौन सा निकलता है? उत्सर्जी पदार्थ। तो पेड़ पौधा में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन होता है? तो लेनिन, रेजिन, गोंद, लाइटेक्स। 4 गो ये होता है, 1 2 3 4। बबूल से कौन निकलता है? गोंद। पीपल से कौन निकलता है? लाइटेक्स। कनेरा से कौन निकलता है? लाइटेक्स। चाय से कौन निकलता है? टेनिन। चीड़ से कौन निकलता है? रेजिन। ठीक है। अब ये तुम्हारा चैप्टर हो चुका है खत्म। ये चैप्टर हो चुका तुम्हारा एंड, यानी कि खत्म, समाप्त। खत्म, समाप्त हो चुका है ये तुम्हारा चैप्टर। ठीक है ना। अब इसमें आज पढ़े ही क्या है? सिंपल भैया, आज कुछ पढ़े ही नहीं। सिर्फ क्या पढ़े? शॉर्ट नोट्स जरूरी है। किसके बारे में? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है उसका चित्र भी पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे? ठीक ना। उसका नेफ्रॉन का कार्य, नेफ्रॉन का कार्य बोलो, नेफ्रॉन का कार्य बोलो, या विरिक का कार्य बोलो, या तो मूत्र का निर्माण। यहाँ से 3 गो क्वेश्चन 5 नंबर बनेगा। नेफ्रॉन का कार्य, या तो विरिक का कार्य, कार्य, या तो तुमको बोलेगा मूत्र का निर्माण। तीनों का जवाब वही देना, मूत्र का। ठीक ना। चित्र अच्छा से हम पढ़ किए थे। और उसके बाद डायलिसिस पढ़े थे, डायलिसिस। उसके बाद पौधों में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। तो विसरण करने के लिए कितने जगह? 2 जगह, रंध्र और बात रंध्र। ठीक है। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ कौन है? तो लाइटिक्स, रेनिन, गोंद, ये सब
लेनिन, रेजिन, गोन, लेटेक्स, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक, तो होमवर्क भी तुम सबको देना है। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी जल्दी क्लास खत्म हो रहा। मैं थोड़े से पंखे चालू कर लूं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी। अब देते हैं तुम सबको होमवर्क। अब होमवर्क में तुम सब क्या लिखोगे, लिखो फटाफट। कहाँ तक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में क्या दिए थे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। चलो, पाचन ग्रंथि, अच्छा, पाचक ग्रंथि एवं पाचक एंजाइम में क्या अंतर है, ठीक है। मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, नाम लिखें। क्वेश्चन लिखा रहे हैं होमवर्क कल वाला, सॉरी आगे क्वेश्चन लिखा रहे हैं जो तुमको बना के लेकर आना है। लिखो, मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लिखा, और लिखो, हमारे अमाशय के 3 भागों का नाम बताइए। हमारे अमाशय के 3 भागों का। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तुम सब तो ऑफलाइन वाला पूछ लेता, ऑनलाइन वाला ध्यान से सुनो। अगर तुम सबको क्वेश्चन पूछना है तो वहां को, जैसे कि मान लो अभी तुम पढ़े हो इसको, कल ही ना तुम इसको देखो, मतलब जैसे कि अभी जो पढ़ रहे हो तो अगला वीडियो कल ही आएगा। तो कमेंट में पहले अभी देखो, फर्स्ट ना लिख देना सर जी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना है, उसको हम देखकर तुमको कल जवाब दे देंगे। अगर नहीं तो फिर ऐसे बैठे रहना, ठीक ना। नहीं कमेंट आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ, हमारे अमाशय में, हमारे अमाशय में, हमारे अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, उसे कौन सा रस निकलता है। हमारे अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है और उसे कौन सा द्रव निकलता है। बुक कहाँ दिया, बायोलॉजी वाला बुक लिखा। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, लिखा। पित्तरस क्या है, इसके कार्य को वर्णन करें। पित्तरस क्या है, इनके कार्यों का वर्णन करें। ला तो क्वेश्चन बैंक वो जैसा, पित्तरस क्या है, इनके कार्यों का वर्णन। मनुष्य में पोषण क्यों अनिवार्य है। मनुष्य में पोषण क्यों अनिवार्य है। कल क्लास में लिखा है ये वाला कीड़े हैं, छोड़ दो मत लिखना। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य लिखाए थे ना, तो वही हुआ यार कि हम सभी तो क्या है, जीवे हैं। 1 मिनट रुक जाओ आराम से। एक मिनट रुक जाओ बाबू, थोड़ा सा निकालने दो ना मुझे बुक से, थोड़ा देने दो ताकि सही रहे। मिल गया। अच्छा, सजीव के 4 लक्षण लिखे। सजीव के 4 लक्षण लिखे। कितना क्वेश्चन हुआ। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, बताएं। बताएं। मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाएं। मनुष्य के पाचन तंत्र का
चित्र बनाएं। इतने क्वेश्चन, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे सकते, ठीक ना। तो आज के क्लास यहीं तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। चलो रे बंद कर दो। आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।